हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे अपने 12th स्टैंडर्ड हिंदी का पोयम 2, दैट इज़ फिफ्थ पोयम कविता आवृंद के दोहे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द 12th स्टैंडर्ड बोर्ड और एज वेल एज बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ देती है, मॉरल्स देती है। फ्रेंड्स, इस ये हिंदी का ऑलमोस्ट चैप्टर्स एंड पोएम्स के मैंने प्लेलिस्ट बना चुकी, मैंने हिंदी का प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर चुकी हूँ, जिसमें आपको ऑल रिलेटेड हिंदी के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसका प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है और ऊपर आई बटन में भी। सो आप जाकर चेक कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं वृंद के दोहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वृंद का दोहे है, ये लिखा है वृंद जी ने, ये वृंद जी ने लिखा है। ये मतलब ये जो पोयम है, इसमें हमें क्या सीखने मिलता है, इन्होंने दोहे लिखे हैं, दोहे में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातें यानी नियम की बातें सिखाई है, हमें वो सीख दी है, मॉरल वैल्यूज़ दी है। अगर हम इसमें जो दोहे है वो थोड़ा डिफिकल्ट है मतलब लिखने के लिए, बट अगर हम 2-3 बार देखोगे तो आपको कन्फर्मली समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छी पोयम है। लेट स्टार्ट। पहले जो लिखा है वृंद जी ने, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वृंद जी का जन्म हुआ था 1643 में। वृंद जी का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है वृंदावन दास, वृंदावन दास। इनका बर्थ प्लेस कहाँ पर है, जन्म स्थान है राजस्थान के मेड़ता गांव में। इनका डेथ हुआ था 1723 में। किशनगढ़ में ही वृंद का डेथ हुआ था, वृंद जी का। इनके फादर का नाम है श्री रूप जी और इनके माता का नाम है श्रीमती कौशल्या जी। इनकी पत्नी का नाम है नवरंग दे। इन्होंने इनका एजुकेशन कहाँ से लिया था, शिक्षा क्या क्या प्राप्त की थी, तो वृंद ने साहित्य, लिटरेचर, दर्शन आदि विविध विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया था काशी में। इन्होंने व्याकरण हो गया, साहित्य, फ्रेंड्स इन्होंने है ना हिंदी लिटरेचर में अपना एजुकेशन पूरा किया है। व्याकरण, साहित्य, वेदांत, गणित आदि का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया है और काव्य की भी रचना सीखी है, पोयम लिखनी भी, ठीक है। इनकी कार्यरत यानी इनका मतलब जो काम काज है, इन्होंने काम किया वो तो वृंद जो। और फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो औरंगजेब है ना, औरंगजेब के पौत्र अजीम मुशासन के लिए अध्यापक इनको चुना गया था। ये उनके मतलब पौत्र को पढ़ाते थे, एजुकेशन, ठीक है, देते थे। वृंद का अपने पौत्र अजी मुशासन का अध्यापक नियुक्त किया कर दिया। प्रमुख रचनाएं समेत शिखर चंद, भाव पंचशिका, श्रृंगार शिक्षा, पौन 25, हितोपदेश, संधि, वृंद संशय, वचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सत्सय, हितोपदाष्टक, भारत कथा। वृंद हिंदी के कवि थे, ठीक है। ऋतिककालीन परंपरा के अंतर्गत वृंद का नाम आदर, इनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है हिंदी का लिटरेचर में, क्योंकि ये इसमें बहुत ही मतलब हाई लेवल के इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया, इनको बहुत नॉलेज था, ठीक है। इनके नीति के दोहे बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। अब हम थोड़ा पोएम पे ध्यान देते हैं। हर एक पहले मैं लाइन का मीनिंग बताऊंगी, फिर आपको उसका ओवरऑल भावार्थ बताऊंगी। आप इसको, अगर आपको स्पीड मतलब और मेरी वॉइस अगर आपको धीरे लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हो, यूट्यूब में ऊपर ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरस्वती यानी क्या आता है, हमारी सरस्वती माँ जो हमारी ज्ञान की भंडार है। अपूर्व यानी अद्भुत। जो खर्चे त्यों बड़े, जितना हम अपनी नॉलेज को खर्च करेंगे, लोगों में बांटेंगे, उतना बढ़ेगा। बिन खर्चे यानी नहीं खर्च करेंगे तो वो घटी जात यानी कम होगा। ओवरऑल मतलब क्या है, तो सरस्वती माँ जो हमारी ज्ञान की भंडार है, उसकी बहुत अद्भुत बात है। कैसी, हम अपने ज्ञान को खर्च करते हैं, अपने नॉलेज को यूज़ करते हैं, उतना वो बढ़ता है। और हम अपने ज्ञान को नहीं वापरेंगे, नहीं यूज़ करेंगे तो वह घट जाता है। अर्थात ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो हम जितना उसको इस्तेमाल करेंगे, जितना लोगों में बांटेंगे, उतना ही बढ़ेगा, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स। और जितना हम ज्ञान को सीमित रखेंगे, अपने मन में ही रखेंगे, लोगों में मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं लाएंगे, उतना खर्च नहीं करेंगे तो उतना ही वो कम होते जाएगा। फिर है, नैना देत बताए सब हियो को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। फर्स्ट, इसका मतलब क्या है, नैना यानी हमारी आइस, आँख, हमारी आँख सब बता देती है। ही यानी हृदय, दिल, अहेत, हेत है या अहेत, अच्छा है या बुरा। जैसे निर्मल आरसी यानी साफ शीशा, मिरर, हमें भली बुरी कही देते यानी साफ साफ बता देता है कि हम कैसे लग रहे हैं। ओवरऑल मीनिंग क्या है, तो नैना हमारी जो आँख है वो हमें सब कुछ अपने दिल को बता देती है, अर्थात अपने हृदय को बता देती है। अच्छी बुरी सारी आँख से पता चलती है कि वो क्या सोच रहा है, कैसे। जिस प्रकार हमारा जो मिरर होता है हमें बता देता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं या बुरे, उसी प्रकार हृदय की सारी बात आंखें बता देती है कि वह क्या सोच रहा है, उसके हृदय में क्या है आदि, ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी पौच बिचारी के करतब करिए दौर, देते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। अपनी पौच यानी अपनी कैपेबिलिटी पहचानना चाहिए, जितनी अपनी कैपेबिलिटी है उतना ही हमें काम करना चाहिए, उसके आगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, भावार्थ क्या है, हमें अपनी कैपेबिलिटी, सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। हम
कि कितने सक्षम है, हमारे में कितनी कैपेबिलिटी है, वही हमें जानना चाहिए, उसके बारे में विचार करना चाहिए आगे। ठीक है, कोई कार्य करना चाहिए। जैसे जितनी बड़ी हम रात को जो चादर ओढ़ते हैं, जितनी बड़ी चादर है हम उतना ही अपना पैर मतलब पसारते, हमारा पैर मतलब लंबा करते हैं। ठीक है, ठीक है ना, सेम है। जैसे जितनी बड़ी चादर को अपना पैर जितनी बड़ी चादर हो अपना पैर उतना ही पसारते हैं, फैलाते हैं। ठीक उसी तरह हम जितने सक्षम है, हमारे में जितनी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से ही हमें अपना कार्य करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, हमें अपना कार्य तो हमें अपनी कैपेबिलिटी को पहचानना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपने कार्य को करना चाहिए। फिर है फेर न हवे हे कपट सो जो कीजिए व्यापार, जैसे हाड़ी काट की चढ़े ना दूजी बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कभी भी हमें व्यापार में हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, अगर हमें सच्चाई में कितनी भी तकलीफ होगी बट एंड में रिजल्ट अपना ही पॉजिटिव आएगा, वैसा हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अर्थात कपट धोखा नहीं करना चाहिए। बिजनेस में कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि जो हांडी की लकड़ी होती है ना, हम उसको एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर दूसरी बार वो भस्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार व्यापार में भी एक बार कपट का सहारा लिया अर्थात झूठ का सहारा लिया तो दूसरी बार व्यापार में हमें उसी तरह व्यापार नहीं कर पाएंगे। एक ही बार हमें काम आएगा लेकिन बार बार उसका कोई यूज़ नहीं है। फिर क्या है, ऊँचे बैठे न लए गुण बीन बड़प्पन कोय, बैठे देवल शिखर पर वायस गरुड़ न हो। इसका मतलब क्या? कवि कहते हैं कि बिना गुण का जो व्यक्ति होता है अर्थात जिसमें कोई गुण नहीं रहता, और यदि उसके ऊंचे स्थान पर बिठा देंगे तो उसके बड़प्पन नहीं मिलने वाला, उसके कोई आदर नहीं मिलता, क्योंकि आदर उसी को मिलता है जिसमें कुछ गुण होता है, अर्थात गुण को आदर दिया जाता है, स्थान को नहीं। अब उसमें कोई पर्सन में अगर मिस्टर ए में कोई क्वालिटी है ही नहीं, बस उसको खाली हाई पोजीशन मिला है, तो क्या उसको कोई रिस्पेक्ट देगा? नहीं ना। तो हमें पोजीशन नहीं, हमें इंसान की क्वालिटी पहचानी चाहिए, कैपेबिलिटी पहचानी चाहिए। और यह उसी प्रकार होता है जैसे कि मंदिर का जो टॉप शिखर होता है ना, वहाँ पर गरुड़, आपने रामायण में देखा होगा गरुड़ पक्षी, वो उसने वैसा काम किया है इसलिए उसको वो वहाँ पर बैठता है तो अच्छा लगता है। बट उसी की जगह अगर कौवा बैठ जाए तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर है उद्यायम कभू न चढ़िए पर आस के मोद गगीरे कैसे फेरिए उन्हें देखी फायदे। मतलब क्या है? अपना कार्य हमें स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। स्वयं का कार्य स्वयं करना चाहिए, क्योंकि वह उसी प्रकार होगा जैसे व्यक्ति काले बादल को देखकर अपने जाल का गागर फेर देता है। लोग आस लगाए बैठते हैं कि हाँ काले बादल हुए हैं तो बारिश ज़रूर होगी, फसल उगेगी, बट वही फिर काले बादल आस तोड़ देती है, बारिश होती ही नहीं है। तो इसीलिए हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हाँ भाई वो मेरा काम कर देगा, ऐसा नहीं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। फिर है कछु का ही नीच न छोड़िए भले न वाको संग, पाथर डेर कीच में उधारिये बिगोर अंग। इसका मतलब क्या? कवि कहते हैं कि जो नीच किस्म के बुरे व्यक्ति होता है ना, ऐसे लोगों को कुछ भला बुरा कहने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अगर हम कुछ भला बुरा कहेंगे तो उल्टा हम वो बुरा कहेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है, उल्टा बदले में हमें ही बुरा मिलेगा। उसी प्रकार होता है जैसे हम कीचड़ में अगर हम पत्थर फेंकते हैं, स्टोन फेंकते हैं, तो वो उल्टा हम पर ही उड़कर आता है। इसलिए उससे छेड़ना नहीं चाहिए, हमें उनको बात ही नहीं करना चाहिए। फिर है जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मादे लो अस्त हेतु है भान। इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि सूर्य जब मध्यास्त में जाता है, खड़ी दोपहर हो जाती है, उस समय सबसे तेज सूर्य की रोशनी होती है। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की कि जिस प्रकार सूर्य इतना शक्तिशाली रहता है तो भी उसको कभी ना कभी तो मतलब सनसेट होता ही है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन सनराइज होता है, कभी ना कभी तो सूर्य को भी अस्त होना पड़ता है। उसी प्रकार अगर हम अपने गोल को भी या फिर हम उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं तो ऐसा नहीं हम परमानेंट है, वो पोजीशन वो पद किसी ना किसी तो मिलने वाला है। तो हमें कभी ना कभी तो जब इंसान को वो पद मिलती है तो वह एकदम अकड़ में आ जाता है। तो लेकिन वह पद हमेशा एक ही का नहीं होता, वह बदलता रहता है और वापस उसे नीचे आना ही पड़ता है। फिर है जो जाके गुण जानी सौती आदर देर, कोकिल अम्बी लेत काग निबोरी लेत। इसका मतलब है जो जिस गुण के बारे में जानता है, जो इंसान जिसके गुण के बारे में जानता है वह उसकी रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल उसी वृंद जी कहते हैं ये उसी प्रकार होता है जैसे कोयल आम के पेड़ पर बैठता है क्योंकि उसे गुण पता है, और नीम के पेड़ पर कौवा बैठता है क्योंकि उसको नीम का पेड़ का मतलब क्वालिटी पता है। तो जिसको जिसका क्वालिटी पता होता है वह उसी का आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है। फिर है आप आक्रज अपनो करत कबूए के साथ पाए कुल्हाड़ी अपने मारत मूर्ख हाथ। इसका मतलब है कि बिना सोचे विचारे किया गया कार्य हमेशा हानिकारक ही होता है। हम अगर कुछ सोचते नहीं तो वह कार्य नेगेटिव में चले यानी, और वह उसी प्रकार होता है जैसे मूर्ख इंसान कुल्हाड़ी लेकर अपने ही पैरों पर मारता है। कवि वृंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुद्धि के कार्य
कार्य करता है, जिसको वो पर्टिकुलर चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है और वो काम कर रहा है, तो वो मतलब अपने पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है ना। तो वैसे ही हमें कोई भी कार्य करने से पहले उसमें पूरा जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसमें नॉलेज गेन करनी चाहिए। फिर है कुल कपूत जानी होते लखी शुभ लक्षणगार होनार बिरवान के होत चीखने पार। इसका मतलब है कि कवि कहते हैं कि कुल का जो कपूत होता है, जो वंश होता है कुल का, उसके लक्षण हमें बता देते हैं कि वह बच्चा जो है वह आगे जाके सही मार्ग पकड़ने वाला है कि गलत। हमें बचपन में पता चल जाता है वो बच्चे की क्वालिटी देखकर कि वो बच्चा कैसा होगा बड़े होकर, जैसे कि बचपन में उसे लक्षण दिख जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कवि वृंद जी कहते हैं कि जो चिकना पत्ता होता है, जो लीव्स होते हैं ना पेड़ के, जो स्मॉल पेड़ होता है उसके लीव्स हमें बता देते हैं कि ये जो छोटा पौधा है वो बड़ा होकर मतलब बड़ा होगा कि नहीं होगा, अच्छा उगेगा कि नहीं होगा, ग्रो होगा कि नहीं होगा, तो वो लीव से पता चलता है। वैसे ही जिस प्रकार चिकने पत्ते को देखकर हम बता सकते हैं कि यह पौधा आगे जाकर स्वस्थ होगा कि अस्वस्थ।